नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम स्कूल व्याख्याता के संशोधित पाठ्यक्रम में जोड़े गए नए टॉपिक्स भाषा, लिपि और विशेष रचनाओं के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। और यह पाठ्यक्रम में नए टॉपिक जुड़े हैं क्योंकि इससे पहले स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में भाषा और लिपि से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते थे और न ही विशेष रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। तो ध्यान देना, आज जो 50 प्रश्न लेकर आए हैं वो किससे संबंधित है? भाषा और विशेष रचनाओं से संबंधित है। तो यहाँ लिख लेते हैं भाषा, लिपि और विशेष रचनाओं से संबंधित विशेष रचनाएं। ठीक है, भाषा, लिपि और विशेष रचनाएं। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 50 प्रश्नों को लेंगे। ध्यान देना, विशेष रचनाओं में 4 कवि हैं: कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास रामचरितमानस का बालकांड और साकेत का नवम सर्ग है और बिहारी रत्नाकर के कुछ दोहे हैं। साथ ही 2 निबंध है, एक आचार्य शुक्ल का निबंध, एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध और 3 कहानियां हैं। तो ये 6-7 टॉपिक आपके विशेष रचनाओं के। इस तरह का विशेष रचनाओं का पहली बार आपके पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है और हिंदी भाषा और लिपि से संबंधित भी पहली बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक, इनसे संबंधित 25-25 प्रश्न है, कुल 50 प्रश्न आपके बीच हैं। टॉपिक आपने तैयार कर दिए हैं तो देखना 50 प्रश्न आपके सामने हैं। किस तरह के प्रश्न है देखना। हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? ध्यान देना, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास टॉपिक है, उसमें इस तरह का सवाल आ सकता है कि हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो ध्यान देना, पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर विश्व की भाषाओं को 13 परिवारों में विभाजित किया गया है। तो उसमें हिंदी किस परिवार से संबंध रखती है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा का संबंध किस परिवार से है? हिंदी भाषा का संबंध भारोपीय परिवार से है। तो पहले का उत्तर क्या होगा? भारोपीय परिवार। अगला सवाल है, आधुनिक भाषा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भाषा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का आप हिंदी भाषा नामक ग्रंथ पढ़ेंगे या भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आधुनिक भाषा विज्ञान का पिता ब्लूमफील्ड को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्लूमफील्ड को माना जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपने भाषा विज्ञान ग्रंथ में इस बात का उल्लेख करते हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञान का पिता कौन है? ब्लूमफील्ड है। अगला सवाल है, ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को केंतुम सतम में किसने विभाजित किया? ध्यान देना, केंतुम सतम भेद हम पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में केंतुम सतम नाम से ये विभाजन किसने किया है? ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के इतिहास में भी मिलता है, लेकिन ये केंतुम सतम नाम का विभाजन जो है वो वॉन ब्रेडले ने किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वॉन ब्रेडले ने इसके 2 भेद किए हैं केंतुम सतम नाम से भारोपीय भाषा के। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? वॉन ब्रेडले। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ध्यान देना, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के नाम से हम जानते हैं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी और कई अन्य भाषाएं हैं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय देखना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी है, क्योंकि तीनों का समय है वो 500 वर्षों का है। पहले पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, और 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का उद्भव माना जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या होगा? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच। सही उत्तर होगा ब। अगला सवाल है, पहाड़ी किस अपभ्रंश से निकली है? ध्यान देना, अपभ्रंश के कई रूप, उनमें सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी,
से हिंदी संबंध है, शौरसैनी से आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी निकली है, पहाड़ी निकली है, और मागधी से बिहारी निकली है, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। तो सवाल क्या है, पहाड़ी किस अपभ्रंश से निकली है? तो ध्यान देना, पहाड़ी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। पहाड़ी के साथ पश्चिमी हिंदी राजस्थानी भी शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है, तो इसका सही उत्तर होगा स। अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी वर्ग में 5 बोलियों के अतिरिक्त ताजुज बे की निमाड़ी को किसने स्थान दिया है? ध्यान देना, 5 बोलियों के अतिरिक्त इन्होंने ताजुज बे की और निमाड़ी को भी इसके अंदर रखा है। तो ये ऐसा करने वाले कौन है? पश्चिमी हिंदी वर्ग में मुख्य रूप से 5 बोलियां हैं, ठीक है। 5 बोलियां, ब्रिज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, लेकिन इन 5 बोलियों के अतिरिक्त ताजुज बे की निमाड़ी को भी इसमें स्थान देते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये भी आपको हिंदी भाषा नामक पुस्तक में उल्लेख मिलेगा कि वो कह रहे सामान्य रूप से 5 बोलियां, लेकिन इसमें मैं ताजुज बे की और निमाड़ी को भी स्थान देता हूं। तो उन्होंने इसमें पश्चिम हिंदी वर्ग में स्थान दिया है। अगला सवाल है, पहाड़ी को पूर्वी, माध्यमिक, पश्चिमी में किसने विभाजित किया है? ध्यान देना, पहाड़ी को पूर्वी, माध्यमिक और पश्चिमी में किसने विभाजित किया? तो ऐसा विभाजन करने वाले कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, ठीक है। पहाड़ी का पूर्वी में, माध्यमिक में, पश्चिमी में विभाजन करने वाले कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। हरदेव बारी ने 2 वर्गों में विभाजित किया, कुमाऊनी गढ़वाली में। अलग अलग आलोचक जो है, भाषाविद अलग अलग रूप में इसका विभाजन करते हैं। तो पूर्वी, माध्यमिक, पश्चिमी में किसने विभाजन किया है? धीरेन्द्र वर्मा ने किया। हिंदी भाषा का इतिहास नामक ग्रंथ में ये विभाजन उनके द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का इतिहास में आदिकाल में कौन से 2 नए स्वर जुड़े? ये सवाल पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा का इतिहास में आदिकाल का समय 1000 से 1500 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो ध्यान देना, इसमें 2 नई ध्वनियां जुड़ी थी, अ, औ। अपभ्रंश में 10 स्वर थे और हिंदी में 2 नए स्वर जुड़े हैं। कौन सी ध्वनियां? अ और ऐ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स होगा, अ, औ। अगला सवाल है, हिंदी में कितनी विभाषाएं हैं? ध्यान देना, ये प्रश्न बड़ा सरल है, लेकिन इसको समझना है कि हिंदी में कितनी विभाषाएं हैं। तो हिंदी में 5 विभाषाएं हैं। कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इन 5 विभाषाओं के आधार पर जो है कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, और 5 विभाषाओं के आधार पर बोलियां कितनी है? 17-18 बोली। कई भाषा में 17 बोलियां मानते हैं, कई 18 मानते हैं। तो विभाषाएं कितनी है? 5 विभाषाएं हैं। ध्यान देना, कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, और इनसे फिर बोलियां निकली है। तो इसका सही उत्तर होगा अ। अगला सवाल है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार निज व्यवहार में राजस्थानी किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान देना, धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि निज व्यवहार में राजस्थानी महाजनी लिपि में लिखी जाती है। वैसे राजस्थानी की लिपि क्या? देवनागरी है, लेकिन ध्यान देना, यहाँ हम कह रहे हैं कि निज व्यवहार में राजस्थानी किस लिपि में लिखी जाती? कौन कह रहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास में ऐसा उल्लेख करते हैं। निज व्यवहार में राजस्थानी मारवाड़ी में लिखी जाती है। कई खातों में इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी की मुख्यतः बोलियां मानी हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी की मुख्यतः कितनी बोलियां मानते हैं? 4 बोलियां मानते हैं। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो ध्यान देना, पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी आती है? मारवाड़ी आती है। पूर्वी में ढूंढाड़ी आती है, उत्तरी में आपके मेवाती आती है और दक्षिणी में मालवी आती है। बाकी जो आपके शेखावाटी, मेवाड़ी, ये मारवाड़ी के अंदर ही आती है, और जो हाड़ौती है वो ढूंढाड़ी के अंदर ही पड़ी जाती है। लेकिन कई भाषाविद अलग भी मानते हैं, कुल 7 मानते हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी ने राजस्थानी की मुख्यतः 4 बोलियां मानी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अ 4। इसका सही उत्तर होगा अ
4। अगला सवाल है, डिंगल को अनगढ़ भाषा की संज्ञा किसने दी? डिंगल को अनगढ़ भाषा की संज्ञा देने वाले कौन हैं? इसका सही होगा एल.पी. टैसीटरी ने डिंगल को अनगढ़ भाषा की संज्ञा दी है। अगला सवाल है, ढटकी, थली, माहेश्वरी, ओसवाली किसकी उपबोलियां है? तो ध्यान देना, ये चिर परिचित आपकी मारवाड़ी की उपबोलियां है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, तो मारवाड़ी की उपबोलियां ढटकी भी है, थली, माहेश्वरी, ओसवाली, ये उपबोलियां मारवाड़ी की है। अगला सवाल है, राजस्थानी वर्ग की कौन सी बोली राजस्थान से बाहर बोली जाती है? इस तरह से थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ है कि राजस्थानी वर्ग में जिसको माना जाता है, लेकिन राजस्थानी वर्ग में होते हुए भी वह राजस्थान से बाहर बोली जाती है, तो ऐसी बोली कौन सी है? वो बोली है मालवी। कहाँ बोली जाती है? उज्जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहां बोली जाती है, और सीमावर्ती स्थानों पर राजस्थान में भी बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स मालवी। अगला है, एटा, बदायूं, बरेली में ब्रिज को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान देना, ब्रिज अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो एटा, बदायूं, बरेली में ब्रिज को हम क्या कहते हैं? अंतरवेदी कहते हैं। एटा, बदायूं, बरेली में ब्रिज को अंतरवेदी कहते हैं। और जो करौली का चंबल क्षेत्र है वहां इसको हम क्या कहते हैं? जाटोबादी कहते हैं। और बाकी जो नैनीताल का तराई क्षेत्र है वहां इसको बुक्शा कहते हैं। और ग्वालियर और धौलपुर के बीच का सिकरवाड़ राजपूतों द्वारा बोली जाने के कारण उस क्षेत्र में इसको सिकरवाड़ी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एटा, बदायूं, बरेली में ब्रिज को अंतरवेदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंतरवेदी। कई बार सवाल आता है कि अंतरवेदी किस बोली को कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा? ब्रिज को कहते हैं। फिर लखीमपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, जौनपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? इन स्थानों के नाम पूछे हैं कि यहाँ कौन सी बोली प्रचलित है। तो ध्यान देना, यहाँ अवधी प्रचलित है। लखीमपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, जौनपुर में क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अवधी का यहाँ प्रयोग होता है। अगला सवाल है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ध्यान देना, खड़ी बोली में कविता सर्वप्रथम किसने लिखी, ऐसा सवाल नहीं है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यह सवाल पूछा गया है। तो ध्यान देना, अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले कविता लिखते हैं। खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप अमीर खुसरो की कविता में मिलता है। कबीर ने भी सदुकड़ी में खड़ी बोली शब्दों का प्रयोग किया है। और सबसे पहले खड़ी बोली फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला शब्द है, और लल्लू लाल ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल ने किया है, और लल्लू लाल के प्रेम सागर में इसका उल्लेख मिलता है। फिर खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी की संज्ञा किसने दी है? खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी की संज्ञा किसने दी? हाई हिंदी किसने कहा? इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। कई बार हाई हिंदी किसने कहा है, जनपदीय हिंदी किसने कहा, इस तरह के सवाल आते हैं, तो ध्यान देना है। इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी की संज्ञा कौन देते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन देते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है? ध्यान देना, राजभाषा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है? 120, 210, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। राजभाषा अधिनियम 1963-67 में संशोधन हुआ, उस आधार पर राजभाषा के नियम बने 1976 में। तो इनसे संबंधित किसी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 343 में किया गया, 344 में किया गया, 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 14 सितंबर 1949 में किया गया। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? ध्यान देना, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक जोड़ी की 15वीं, फिर 3 जोड़ी की 18, फिर 4 जोड़ी की 22वीं।
भोजपुरी राजस्थानी अभी कतार में है, अभी तक उनको जोड़ा नहीं गया है। तो ध्यान देना, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हुई? 22 भाषाएं हुई। तो ये भी संविधान में 8वीं अनुसूची है। अगला सवाल है, हिंदी के प्रचार प्रसार और संपर्क भाषा बनाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? यानी हिंदी संपर्क भाषा होगी और हिंदी का सरकार प्रचार प्रसार करे, ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 351 में इस बात का उल्लेख किया गया कि हिंदी संपर्क भाषा होगी, सरकार प्रचार प्रसार करेगी जिससे हिंदी संपर्क भाषा बने। अनुच्छेद 351। अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं थी? ध्यान देना, यह सवाल भी महत्वपूर्ण सवाल है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल धाराएं पूछिए, कुल धाराएं कितनी थी? राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं थी। ठीक है, कुल कितनी धाराएं थी राजभाषा अधिनियम 1963 में? कुल 9 धाराएं थी। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि सुधारित नरेंद्र देव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? ध्यान देना, नरेंद्र देव समिति के संबंध में भी सवाल आ सकता है। नरेंद्र देव समिति की क्या क्या सुझाव रहे, ये भी सवाल आ सकता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि इसका गठन किसने किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया है। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? ध्यान देना, ये सवाल एक बार पहले आ चुका है। देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? ध्यान देना, देवनागरी लिपि कुटिल लिपि से निकली। एकदम ठीक, पहले कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी जिसे नंदी नागरी कहा गया है दक्षिणी भारत में, और उसके बाद में प्राचीन नागरी से आधुनिक नागरी जिसे देवनागरी हम कहते हैं वो निकली। तो निकली किससे है? कुटिल लिपि से निकली है। तो इसका सही उत्तर होगा ब, कुटिल लिपि। और चित्रलिपि विश्व की प्राचीनतम लिपि है, उसके बाद सूत्रलिपि, ये क्रम है। अगला सवाल है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 2019 में जारी नवीन हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? ध्यान देना, यहाँ जब सवाल पूछा जाता है तो व्याकरणों में जो मिलता है वो क्या मिलता है? हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है, 11 स्वर, 33 व्यंजन। 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जब मानकीकरण किया तो उस समय 44 माने थे। लेकिन ध्यान देना, उच्छिप्त ध्वनियां जो हिंदी भाषा के इतिहास में आदिकाल में जो नई ध्वनियां जुड़ी, 2019 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जब मानकीकरण किया तो उन 2 ध्वनियों को इसमें शामिल किया। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 46 होगा। ध्यान देना, इसके लिए व्याकरण की किताब नहीं देखनी है, इसके लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की साइट पर जाना है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की साइट को देखना। 2019 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो हिंदी वर्तनी और मानकीकरण जारी किया है उसमें कुल 46 वर्ण माने हैं। मूलतः वो कहते हैं कि उच्छिप्त ध्वनियां जो ड और ढ है वो इसमें आनी चाहिए। तो इस तरह से कितने हो गए? 33 तो 35, 35 और 11, 46 वर्ण हो गए स्वर व्यंजन मिलाकर। ये तो थे भाषा से संबंधित सवाल। अब हम लेते हैं विशेष रचनाओं से संबंधित। 4 कवि है और 2 निबंध आचार्य शुक्ल द्विवेदी की और 3 कहानियां हैं। तो 6-7 टॉपिक इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमने लिए हैं। सवाल है, किसने कहा रहस्यवादी कवियों में भी कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा? शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। तो ध्यान देना, विशेष रचनाओं में जो आपके पाठ्यक्रम में कविता है उनसे उसके अंदर से भी सवाल आ सकता है, लेकिन संभावना रहती है कि कुछ सवाल अंदर से आएंगे, कुछ सवाल बाहर से आएंगे। तो यह जो सवाल बना है यह आपके किससे संबंधित है? कबीर से संबंधित है। रहस्यवादी कवियों में भी कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की पृष्ठभूमि में ऐसा कहा है। तो ध्यान देना, सवाल क्या है? ऐसा किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो उत्तर होगा ब, श्याम सुंदर दास। अगला सवाल है, अंधा अंधा ठेलिया दूनियों कूप पड़ंत में कूप का क्या भावार्थ है? यानी गुरु शिष्य को लेकर कहा है कि दोनों ही अगर ऐसे हैं तो वो विषय वासनाओं में पड़े रहते हैं, विषय वासनाओं में डूब जाते हैं। तो अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत
तो ध्यान देना, कूप पड़ंत, यहाँ कूप का अर्थ है दोनों विषय वासनाओं में डूब जाते हैं। तो उत्तर क्या होगा? विषय वासनाएं, क्योंकि पूछा क्या है? भावार्थ पूछा है, तो भावार्थ क्या होगा? कैसा अंधकार? विषय वासनाएं, विषय वासनाओं में दोनों डूब जाते हैं। अगला है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की साखियों में है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की साखियों में क्या है? ध्यान देना, आचार्य शुक्ल ने कबीर की साखियों के संबंध में कहा है कि सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहते हैं कि कबीर की साखियों में आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभव है। तो सवाल पूछा है, आलोचक के नाम के साथ आलोचक की क्या टिप्पणी है डॉक्टर बच्चन सिंह की? वो कहते हैं कि कबीर की साखियों में आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभव है। अगला सवाल है, कौन सा प्रसंग बाल कांड में है? ध्यान देना, इस तरह का सवाल पहले भी आया है। सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में तुलसीदास का रामचरितमानस का बाल कांड पहले भी रहा है। पिछली बार इस तरह का सवाल पूछा गया है। जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल आ सकते हैं, या तो अंदर से पंक्ति में आएगा या इस तरह के सवाल आएंगे। तो ध्यान देना, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कौन सा प्रसंग बाल कांड में है? बाल कांड में जो प्रसंग है उनमें से इनमें से कौन सा प्रसंग है जो बाल कांड में और बाकी बाल कांड में नहीं है? तो ध्यान देना, दक्ष यज्ञ विध्वंस यह प्रसंग बाल कांड में है। शेष प्रसंग अयोध्या कांड की ली गई सीताराम संवाद, तापस प्रकरण, भरत तीर्थ जल स्थापन, ये अयोध्या कांड के हैं। बाल कांड का एक प्रसंग है दक्ष यज्ञ विध्वंस। ठीक है, दक्ष यज्ञ विध्वंस। तो 29वें का अ होगा। अगला सवाल है, रामचरितमानस का प्रथम कांड है। रामचरितमानस 7 कांड में लिखा गया है, तो प्रथम कांड कौन सा है? बाल कांड है। तो इस तरह से सवाल भी आ सकते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, नहीं किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ध्यान देना, रामचरितमानस के जो 7 कांड है, बाल कांड से शुरू होकर के उत्तर कांड तक, इन कांडों का क्रम भी पूछ सकते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में जो जोड़ा गया है वो बाल कांड जोड़ा गया। बाल कांड लंबा है, उसका सार रूप में देख लें, और समय अगर आपको लगता है कि है तो आप उसको अंदर से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा अंदर से कोई एक आध सवाल आए तो आप प्राय जो है आप देखेंगे भाषा के आधार पर पहचान सकते हैं, अन्यथा जो है उसको छोड़ने में फायदा है। तो ऊपर से जो सवाल आएगा उसको तो अच्छी तरह से तैयार करना ही है। तो ध्यान देना, रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? बाल कांड है। बाल कांड से लेकर के कहां तक? उत्तर कांड तक कुल 7 कांड है। उसके बाद देखिए, कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर्जामी तदपि भक्ति बस बिन बहु स्वामी। यहाँ ब्रह्मा जी ने अंतर्यामी किसे कहा है? देखिए, यह बाल कांड के अंदर से पूछा गया सवाल है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने अंतर्यामी किसे कहा है। कह विधि, विधि का अर्थ है ब्रह्मा। तुम प्रभु अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी हो, तदपि भक्ति बस बिन बहु स्वामी। या ब्रह्मा जी ने अंतर्यामी किसे कहा है? उत्तर होगा ब शिव। शिव को अंतर्यामी कहा गया है। और किसने कहा है? ब्रह्मा जी ने कहा है। तो इसका उत्तर होगा ब शिव। ये अंदर से पंक्ति है। अगला सवाल है, किस आलोचक ने तुलसीदास के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है? तो तुलसीदास पे ये सवाल है, लेकिन सामान्य सवाल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहते हैं। अगला सवाल है, बिहारी सतसई कब लिखी गई? बिहारी सतसई, ध्यान देना, बिहारी का जन्म 1595 में हुआ। 1663 में उनकी मृत्यु बताई जाती है, और मृत्यु के ठीक 1 साल पहले उन्होंने सतसई लिखी थी। तो बिहारी सतसई जो है पूछा जाता है, तो ध्यान देना कब लिखी गई? 1662 ईस्वी में लिखी गई है, क्योंकि 1663 ईस्वी में बिहारी चल बसे थे। तो इसका सही उत्तर होगा स। अगला सवाल है, खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, आक कली न रली करे अली अली जिए जाने। इस दोहे में किस नायिका का चित्रण है? ध्यान देना, शिल्प संबंधी प्रश्न नहीं है। इस दोहे में किस नायिका का चित्रण है? एक नायिका
को सखी कहती है खरी पातरी कान की, यानी तू कान की कच्ची है। कौन बहाऊ बानी, यानी तू पता नहीं किन की बातों में आ जाती है। आक कली न रली करी, आक की कली के साथ रली नहीं कर सकता। अली अली जिए जानी, यानी तुम्हारा प्रीतम आक की कली के साथ रली नहीं कर सकता, यानी किसी के साथ केली क्रीड़ा नहीं कर सकता। हे सखी तू यह जी में अच्छी तरह से बिठाते। तो इस तरह की नायिका का चित्रण किया गया। तो ये कैसी नायिका, क्या किया उसने, उसने मान किया है। ऐसी स्थिति में उसकी सखी उसे कहती। तो कैसी नायिका का चित्रण है, मध्यमानिनी नायिका का चित्रण है। उत्तर क्या होगा, मध्यमानिनी। अगला सवाल है, जम कर मुंह तर हरि पर्यो इही धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहरि अज्जो नर हरि के गुण गाऊ। दोहा किस कोटि का है, क्योंकि वर्तमान परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे, सीधा नहीं पूछा जा रहा कि इसका क्या है। तो यह दोहा कैसा है, जम करी मुंह तर हरि पर्यो, यानी तुम जो है उसके मुंह के नीचे पड़े हो मौत के। ई धरि हरि चितलव, अभी भी समय है, भगवान को स्मरण करो। विषय तृषा परिहर, यानी विषय वासनाओं का त्याग करो। अजो नर हरि के गुण गाओ, अभी भी तुम नर हरि के भगवान के गुण गाओ। तो ये दोहा कैसा है, यह दोहा भक्ति पर के भगवान को स्मरण करने की इसमें बात की गई है कि अभी समय है, समय रहते भगवान को स्मरण किया जाए। अगला सवाल है, साकेत में मंगलाचरण में किसे स्मरण किया गया। ये सवाल महत्वपूर्ण, ये सवाल पूछा जा सकता है। साकेत में मंगलाचरण में, यहाँ साकेत के नवम सर्ग की बात नहीं है, साकेत की बात है। साकेत के मंगलाचरण में किसको, कार्तिकेय को स्मरण किया गया है, जो गणेश के भाई है। मंगलाचरण में कार्तिकेय को स्मरण किया गया। तो सही उत्तर होगा द। अगला सवाल है, साकेत का प्रकाशन वर्ष है। ध्यान देना, साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से बनी। 1908 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा, हिंदी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और उस लेख से प्रभावित होकर के उन्होंने उर्मिला पर एक काव्य लिखना शुरू किया। लेकिन उसको उर्मिला नाम से प्रकाशित करवाने के बजाय बाद में 1931 में जाकर साकेत नाम से उसे उन्होंने प्रकाशित करवाया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1931 ईस्वी। फिर 32 में उनका यशोधरा आता है। इस तरह से उनकी रचनाएं हैं। अगला सवाल है, साकेत का पूर्व नाम था, यानी साकेत का नाम पहले उन्होंने क्या रखा था। तो साकेत का नाम पहले उर्मिला उत्ताप था, उर्मिला उत्ताप नाम था। उसके बाद में उन्होंने उसका नाम साकेत दे दिया। ठीक है, इसका उत्तर होगा स। अगला सवाल है, कविता क्या है निम्बंध सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ। कविता क्या है निम्बंध सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 39। कविता क्या है निम्बंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, लेकिन सरस्वती पत्रिका में ये पहले आता है। कब आता है, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, चिंतामणि भाग 1 में है। और अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता में कही गई बात किस रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। शुक्ल लिखते हैं कि कविता में कही गई बात किस रूप में हमारे सामने आती है, तब वो जो है प्रभावी होती है। तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। कविता क्या है, इस निबंध में उन्होंने कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर बात की है। तो कहते हैं कि कविता जो है चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत सीरीज की फूल निबंध किसमें संकलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सीरीज की फूल निबंध है वो किसमें संकलित है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। वो कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। सीरीज की फूल हमारे पाठ्यक्रम में है और वो कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। अगला सवाल है, सीरीज की फूल निबंध में आचार्य द्विवेदी ने किसके लिए कहा है। वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। ध्यान देना, उन्होंने अपने इस निबंध में 2-3 नाम लिए हैं। कालिदास का नाम लिया है उन्होंने, और महात्मा गांधी को भी स्मरण किया है उन्होंने, कबीर का भी नाम लिया है। तो ध्यान देना, इस में जो सवाल पूछा गया है
वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। ऐसा उन्होंने किसके लिए कहा है? ऐसा उन्होंने कालिदास के लिए कहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? द कालिदास। अगला सवाल है, मधुलिका उत्सव के बाद अपने खेत की सीमा पर किस वृक्ष के पत्तों की छाया में बैठी रही? जब मधुलिका उसका विरोध करती है, यानी वो जमीन का मूल्य नहीं लेती है, तो उसके बाद में वो उदास होकर के एक स्थान पर बैठती है। तो यहाँ पूछा गया कि अपने खेत की सीमा पर किस वृक्ष के पत्तों की छाया में बैठी रही? तो ध्यान देना, मधुक वृक्ष के पत्तों की छाया में बैठी रही। तो सही उत्तर क्या होगा? स मधुक। अगला सवाल है, मधुलिका राजा से किले के किस हिस्से की जमीन मांगती है? जब अरुण जाता है, तो अरुण के जाने के बाद मधुलिका और अरुण मिलकर के योजना बनाते हैं। हालांकि मधुलिका जमीन मांगती है, लेकिन जब उसको लगता है कि मैं सी मित्र की कन्या हूं और उन्होंने इसके लिए जो है मगध के लिए क्या क्या नहीं किया है, तो ऐसी कौशल के लिए क्या क्या नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में उसके बचाव के लिए मधुलिका जो है पहले तो जमीन मांगती, लेकिन सब कुछ सच्चाई बता भी देती है राजा को। तो मधुलिका राजा से किले के किस हिस्से की जमीन मांगती है? दक्षिणी हिस्से की जमीन मांगती है, और किसके? अरुण के कहने पर, लेकिन इसका पटाक्षेप भी वह कर देती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी। अगला सवाल है, अरुण कहाँ का राजकुमार था? ठीक है, अरुण कहाँ का राजकुमार था? अरुण मगध का राजकुमार था। ठीक है, अरुण कहाँ का राजकुमार था? अरुण मगध का राजकुमार था। और मधुलिका जो है वो कहाँ? कौशल में रहती है, लेकिन अरुण वहां से निर्वासित होता है, तो मगध को छोड़ करके कौशल को हड़पने का प्रयास करता है। पहले तो मधुलिका साथ देती, लेकिन मधुलिका को लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, तो सब कुछ सच्चाई बता देती है। तो इस तरह से इसमें एक देश प्रेम की जो है बात की गई, देश प्रेम का संदेश दिया गया है। व्यक्तिगत प्रेम से देश प्रेम सर्वोपरि है। अगला सवाल है, कफन कहानी में घीसू की उम्र बताई गई है। कफन कहानी में घीसू की क्या उम्र बताई गई है? तो ध्यान देना, इसमें 3 पात्र है, घीसू, माधव और बुधिया। घीसू पिता है, माधव बेटा है, तो घीसू की उम्र कितनी बताई गई है? 60 वर्ष की उम्र जो है इसमें बताई गई है। अगला सवाल है, घीसू के कितने लड़के? इस कहानी में जो भाषा है लड़के का, यानी उनके बेटे कितने हुए? तो घीसू के कितने? 9 लड़के हुए। और घीसू कहता है कि हमने तो ऐसे आराम से जीवन को बिता दिया, लेकिन इन निकम्मे, आलसी, कामचोर, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। तो इस कहानी में घीसू के कितने लड़के बताए गए हैं? 9 लड़के बताए गए हैं। अगला सवाल है, कफन कहानी में दयालु किसे बताया गया है? ध्यान देना, कफन कहानी में जब चंदा करते हैं तो वे किसके पास जाते हैं? जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार से सबसे पहले चंदा लेते हैं, तो इसमें जमींदार को दयालु बताया गया है, और उस बहाने उनके नाम से अन्य लोगों से भी चंदा इकट्ठा करने में उनको सहजता रहती है। तो इसमें लेखक ने जमींदार को दयालु बताया है। अगला सवाल है, निश्चित दीपा के लिए कौन से फूल आता है? यही सच्चे मनु भंडारी जी की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। तो इसमें ध्यान देना, निश्चित दीपा के लिए कौन से फूल लाता है? तो ध्यान देना, निश्चित दीपा के लिए कौन से फूल आता है? निश्चित दीपा के लिए कोई फूल नहीं लाता है। रजनीगंधा संजय लाता है, लेकिन निश्चित दीपा के लिए कोई फूल नहीं लाता। तो उत्तर क्या होगा? कोई फूल नहीं लाता है। उसके बाद आज की इस प्रश्नोत्तरी में, इस प्रश्न पत्र में अंतिम सवाल है, दीपा इंटरव्यू देने किस शहर गई थी? तो ध्यान देना, दीपा इंटरव्यू देने कहाँ जाती है? कानपुर से कलकत्ता जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कलकत्ता, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कोलकाता है। तो इस तरह से आपने देखा, इसमें हमने भाषा और लिपि से संबंधित सवाल लिए और विशेष रचनाओं से संबंधित सवाल लिए। भाषा, लिपि और विशेष रचनाएं स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में पहली बार जोड़े गए हैं। तो ध्यान देना, पहली बार जोड़े गए हैं, तो किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं ये अनुभव आपको स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पत्र से नहीं मिलेगा। इस तरह के टॉपिक वरिष्ठ शिक्षक हिंदी में पहले से ही है,
कॉलेज एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी है, अन्य परीक्षा में। तो जहाँ प्रश्न वहाँ पूछे गए इन टॉपिक से संबंधित है, तो उन्हीं के आधार पर आपको तैयार करना है। तो हमने भाषा और लिपि से संबंधित तो विशेष रचनाओं से संबंधित कुल 50 प्रश्न लिए। इस तरह से आप इसका जो है अभ्यास करें और ये आपके टॉपिक तैयार करें और अंतिम समय तक पूर्ण विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए। परीक्षाएं नज़दीक हैं। ऐसी स्थिति में अब आपके पास कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है उनका बार-बार रिवीजन कीजिए और जो आपका टेस्ट है, जो मूल्यांकन के रूप में आप उनको भी जो है अभ्यास के रूप में करते रहिए। अन्य किसी तरह की सीरीज में इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उनको बार-बार रिवीजन कीजिए। मुख्य बिंदुओं को वापस देखिए और जो टेस्ट हुए उनको अच्छी तरह से देखिए और पुराने प्रश्न पत्र उनको भी देखिए। तो इस तरह से आप अंतिम समय में धैर्य और विश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।